मैं जितेंद्र मालवा कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम बेहतरीन चैप्टर देखने वाले हैं। अब चैप्टर देखने से पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम त्रैमासिक चैप्टर के अनुरूप क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। त्रैमासिक जो एग्जाम होने वाला है ना, उसके अनुरूप क्या कर रहे हैं, हम स्टडी कर रहे हैं। अब मैं थोड़ा सा आपको एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताने वाला हूँ। अब वो क्या होने वाला है महत्वपूर्ण पॉइंट, कि जो वार्षिक पेपर होगा, वार्षिक पेपर जो होगा मार्च अप्रैल में, अब उसमें क्या होने वाला है कि जैसे कि अध्याय नंबर 8 है सामाजिक विज्ञान में, सोशल साइंस में, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। अब यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय है तो वहां पर आपको देखने को क्या मिलेंगे, आपको ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेंगे। और साथ में या फिर अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्या देखने को मिलेंगे? अति लघु, अर्थात छोटे छोटे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो 2 नंबर से कोई भी बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर इस चैप्टर से देखने को नहीं मिलेगा। या तो आएगा ऑब्जेक्टिव, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं आया तो फिर 2 नंबर में क्या आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। अगर क्वेश्चन नहीं आया तो फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव नहीं आया इस चैप्टर से तो क्या आएगा, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, जो 3 नंबर और 4 नंबर के जो क्वेश्चन होंगे उनको छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे? क्योंकि यहाँ से एक ही क्वेश्चन आने वाला है 2 नंबर का, या फिर ऑब्जेक्टिव आने वाला है, तो इसके अलावा कोई आएगा नहीं। तो हमें मजबूरन बस त्रैमासिक के सिलेबस के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को स्टडी करनी पड़ रही है। नहीं तो हम अति लघु उत्तरीय प्रश्न और क्या देखते, ऑब्जेक्टिव देखते। तो हम इसको साथ में तो लेके चल रहे हैं, त्रैमासिक अकॉर्डिंग चल रहे हैं, लेकिन हम किसको साथ में लेके चलेंगे, बोर्ड एग्जाम को, वार्षिक पेपर को लेके चलेंगे। तो वहां पर हम देखेंगे तो उसी जो बोर्ड एग्जाम होगा ना मार्च अप्रैल में, तो उसी पे आधारित मैंने सारे के सारे यहाँ क्वेश्चन आईएमपी रखे हैं। तो इन क्वेश्चनों को ही देखेंगे। मुश्किल से कितने क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, और सारे के सारे अति लघु उत्तरीय होंगे। तो आइए देखते हैं। अब चैप्टर का नाम मैंने बता दिया, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और सामाजिक विज्ञान विषय है और 8वां अध्याय है। तो क्वेश्चन क्या कहता है, रूढ़िवाद से आप क्या समझते हो? तो रूढ़िवाद से आप क्या समझते हो? रूढ़िवाद, इन उत्तर नहीं भी देखेंगे, आंसर नहीं भी देखेंगे, तब भी आपको पता होना चाहिए रूढ़िवाद क्या है। रूढ़िवाद का मतलब होता है जो पुराने समय से चले आ रहे रीति रिवाज, जो पुराने तरीके से चली आ रही है रूढ़ियां। रूढ़ी मतलब कि पुरानी बातें जो राजनीति में चली आ रही है पहले से ही, जो भी नियम कानून चले आ रहे हैं राजनीति में, उसको भी क्या कह देंगे, हम रूढ़िवाद कह देंगे। तो रूढ़िवाद का मतलब होता है पुराने समय से चले आ रहा है नियम रीति रिवाज को ही क्या कहते हैं, रूढ़िवाद कहेंगे। तो देखिएगा, रूढ़िवाद एक ऐसा राजनीतिक दर्शन है, राजनीति में दर्शन देखने को मिलेगा किसका, रूढ़िवाद का, जो कि रीति रिवाजों पर जोर देता है। अर्थात पुराने जो जमाने के रीति रिवाज नियम है उन पर क्या देता है, जोर देता है। अब जब पुराने रीति रिवाजों को साथ में लेके चलेंगे तो उसमें विकास कैसा होगा, धीरे धीरे। क्या होगा, धीमे धीमे। गाड़ी कैसे चला रहा था, धीमे धीमे। तो उसी प्रकार से क्या होगा, विकास भी क्या होगा, धीरे धीरे होगा। विकास भी कैसा होगा, धीरे धीरे। और नए नए बदलावों को स्वीकार नहीं करता ये रूढ़िवाद, नए नए बदलावों को स्वीकार नहीं करता है। अब जब नए नए बदलावों को स्वीकार नहीं करेगा तो एकदम जल्दी स्पीड में विकास कैसे हो पाएगा। मैं मान के चलता हूं, आप पुराने जमाने में जाइएगा, महिलाओं को पर्दा प्रथा की क्या थी, महिलाएं शिकार थी। अब पर्दा प्रथा की शिकार थी का मतलब क्या हो गया, महिलाएं उतनी ज्यादा कंधे से कंधे मिलाकर के काम नहीं कर पाती थी महिलाएं। लेकिन अभी वर्तमान समय में देखिए आप, महिलाएं फाइटर प्लेन उड़ा रही है, बॉर्डर पे देश की रक्षा कर रही है, रेलवे सेक्टर में या फिर डिफेंस सेक्टर में, या फिर डिफेंस सेक्टर में आप एयरफोर्स भी आ गया और नेवी भी आ गया और साथ में हमारा आर्मी भी आ गई। सारे के सारे सेक्टर में अब क्या देखने को मिल रही है, महिलाएं। अर्थात पुरुषों के कंधे से कंधे मिलाकर के अब कौन चल रही है, महिलाएं। और एक बात और बता दूं, जब तक महिलाएं अपने आप में क्या नहीं होंगी, स्वतंत्र नहीं होंगी और विकास की राह में वो भी हाथ नहीं बढ़ाएंगी, तब तक देश का विकास नहीं हो पाएगा। अभी महिलाएं सिर्फ और सिर्फ कहां तक सीमित थी, किचन तक सीमित थी, लेकिन अब बाहर निकल के आ रही है महिलाओं की प्रतिभाएं। आप देखिएगा, टॉपर भी कौन बन रही है, अधिकतर महिलाएं, लड़कियां, गर्ल्स ही बन रही है। तो इसी प्रकार से रूढ़िवाद को थोड़ा सा क्या करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, और नए नए नियमों को हमें अपनाना चाहिए, तभी विकास जो होगा थोड़ा सा स्पीड पकड़ेगा। तो आपने देख लिया इस क्वेश्चन को। आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कौन से क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। उदारवाद का अर्थ बताइए। उदारवाद का मतलब होता है स्वतंत्र होना, आजाद होना। उदारवाद का मतलब क्या होना है, अपने तरीके से कानून के नियम में बंद कर हम अपने हिसाब से सरकार चला लें,
किसके नियम में? कानून के संरक्षण में, कानून के नियमों को मान करके, संविधान को मान करके हम अपने हिसाब से क्या चला ले, सरकार चला ले, या फिर उसी को क्या कहते हैं, आजाद होना, या फिर स्वतंत्र होना, या फिर उदारवाद होना। देखिएगा, उदारवाद का वास्तविक अर्थ होता है आजाद या स्वतंत्र होना। व्यक्ति अपने आप आजाद होता है और कानून के समक्ष सब बराबर होते हैं। व्यक्ति अपने आप में तो क्या होता है, आजाद। मेरा मन करेगा कहीं भी घूमने चला जाऊंगा। पहले जम्मू कश्मीर में नहीं जाने देते थे, वहां पर प्रॉपर्टी खरीद कर नहीं बसने देते थे, क्योंकि वहां का क्या था, एक अलग ही कानून था। लेकिन अब वर्तमान में हम जम्मू कश्मीर में रह भी सकते हैं जमीन खरीद करके, कहीं पर भी हम आवागमन कर सकते हैं, कहीं पर भी जमीन खरीद करके हम रह सकते हैं, कहीं पर भी हम व्यापार भी कर सकते हैं हमारा, और घूम फिर सकते हैं। तो ये सारी की सारी आजादी क्या है, मेरी व्यक्तिगत है। लेकिन किसको मान के चलना पड़ेगा, कानून को मान करके चलना पड़ेगा, कानून के दायरे में। अब आप बोल दो कि बंदूक टांग करके भैया आप जो व्यक्तियों को, पर्सनल व्यक्तियों को डरा रहे हो, अर्थात डरा रहे हो, इसका मतलब क्या, आप तो स्वतंत्र हो गए हो, और वो सामने वाले को डराए, इसका मतलब उसकी स्वतंत्रता आप छीन रहे हो कि नहीं छीन रहे हो, छीन रहे हो। तो कानून के समक्ष रह करके व्यक्ति अपने आप में क्या होता है, स्वतंत्र होता है और आजाद होता है। उदारवाद में सबकी सहमति से सरकार बनती है। उदारवाद जहां पर होता है, भारत में उदारवाद है, सबकी सहमति, अर्थात प्रति व्यक्ति के वोट डालने के बाद ही कोई नेता चुनता है। वो जनता क्या चुनती है, अपने नेता को चुनती है, मनपसंद नेता को चुनती है, और अपने मनपसंद सरकार को, देखो मनपसंद नेता को तो चुन लिया, अब उसकी अगर मान के चलते हो वो वोटिंग ज्यादा होगी, अर्थात मान के कोई एक पार्टी हो गई। अब हमने तो किसको वोट दिया था, किसी एक सांसद को, किसी एक विधायक को दिया था। अब वो विधायक और सांसद जाकर के क्या करेंगे, अपनी सरकार बनाएंगे। जिसकी ज्यादा वोटिंग हो जाएगी, जिसके ज्यादा मतलब है ना कैंडिडेट हो जाएंगे, वही सरकार बन जाएगी, वही सरकार बन जाएगी। तो जनता किसको चुनती है, अपने मनपसंद नेता को चुनती है। यही अधिकार किसको होता है, जनता को होता है, और इसी को क्या कहते हैं, उदारवाद कहते हैं, क्योंकि वो अपनी मनपसंद से क्या चुन रहा है, सरकार चुन रहा है। इसका एक और विपरीत है, देखिएगा, इसका एक और विपरीत है निरंकुशवाद। क्या है, निरंकुशवाद, जस्ट उदारवाद का ये विपरीत है। हम वहां पर आजाद थे, लेकिन यहाँ पर आजाद नहीं है। हम वहां पर अपने मन से क्या चुन रहे थे, नेता, लेकिन हम यहाँ पर अपने मन से नेता नहीं चुनते हैं। तो आइए देखिएगा, निरंकुशवाद एक ऐसी प्रणाली है जिसके शासन या सरकार पर कोई नियंत्रण नहीं होता, अर्थात शासन या सरकार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता है। वो अपने हिसाब से शासन करेगा और चलाएगा, कोई उस पर उंगली नहीं उठाएगा। और जब उंगली नहीं उठाएगा तो उसी को तो कहेंगे निरंकुश। क्या कहेंगे, निरंकुश, उस पर कोई अंकुश नहीं लगा रहे हैं, और वह अपनी मनमानी करता है। तो ऐसी सरकार में वो क्या करता है, अपनी मनमानी करता है। निरंकुश सरकार में कौन करता है, वो अपनी मनमानी करता है। आपने देखा होगा उत्तरी कोरिया का किम जोंग, क्या है, किम जोंग को देखा है, वहां पर क्या है, निरंकुशवाद सरकार है, वहां पर तानाशाह सरकार है, वो अपने मन की ही चलाता है वहां पर। तो और राजशाही सरकारों को निरंकुश सरकार कहा जा सकता है। तो राजशाही जो सरकार होती है, जो राजा की सरकारें होती है ना, जो राजा के वंशजों पर चली आ रही है, ऐसी सरकारों को क्या कह देंगे हम, निरंकुशवाद कह देंगे। ये जो अपनी है ना मनमानी करते हैं और अपने हिसाब से क्या करते हैं, वो सरकार को चलाते हैं, और ये क्या करते हैं, दमनकारी सरकार भी कहलाती है। इसको क्या कहते हैं, दमनकारी सरकार भी कहते हैं। तो ये उदारवाद का जस्ट विपरीत है निरंकुशवाद। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जनमत संग्रह क्या है। अब जनमत संग्रह का मतलब इकट्ठा करना, जनमत का मतलब व्यक्तियों की सहमति, और व्यक्तियों की सहमति से बनाई गई सरकार जनमत संग्रह कहलाती है, जनमत संग्रह कहलाती है। आइए देख लेते हैं। जनमत संग्रह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर जनता, जनमत संग्रह एक ऐसी प्रक्रिया है जहां पर जनता अपने मतों का प्रयोग करके अपने मन में जो भारा है कैंडिडेट, उसको क्या करेंगे, वोट देंगे। अब उसको वोट दे करके, उसको अपने प्रत्याशी चुन करके क्या बनाएगी, सरकार बनाएगी। क्या बनाएगी, वो सरकार बनाएगी। ऐसी प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, जनमत संग्रह कहते हैं। अपने मनपसंद सरकार अपने मनपसंद कैंडिडेट को चुनती है, और वो कैंडिडेट सरकार बनाता है। वो कैंडिडेट मिलकर के क्या बनाता है, सरकार बनाता है। अगर बहुमत आ जाता है तो सरकार बन जाती है, और नहीं आता तो नहीं बन पाती है। तो मनपसंद से अगर हम वोट दे रहे हैं किसी अपने मनपसंद प्रत्याशी को, तो ऐसे को क्या कह देंगे हम, जनमत संग्रह कह देंगे। आगे देखिएगा 1804 की नागरिक संहिता। 1804 की नागरिक संहिता क्या है, देखिएगा।
1804 की नागरिक संहिता। यहीं पर देखते हैं 1804 की नागरिक संहिता, जिसे नेपोलियन की संहिता भी कहते हैं। 1804 की जो नागरिक संहिता है उसे क्या कहते हैं? नेपोलियन की संहिता भी कहते हैं। ठीक है ना। जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त कर दिया। जो जन्म पर आधारित जो अधिकार थे, जन्म पर आधारित जो अधिकार थे ना, उनको क्या कर दिया? इस 1804 की नागरिक संहिता ने समाप्त कर दिया। उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित रखा। संपत्ति के अधिकार को तो क्या रखा? सुरक्षित रखा। और कानून के समक्ष क्या दे दी उन्होंने? बराबरी दे दी। सभी व्यक्ति कानून के समक्ष क्या है? बराबर है। और संपत्ति पर अपना क्या कर लिया? संपत्ति जो है ना, संपत्ति के अधिकार को क्या कर रखा? सुरक्षित रखा। संपत्ति के अधिकार को क्या रखा? सुरक्षित रखा। किस संहिता के अनुसार? 1804 की नागरिक संहिता के अनुसार। इसको कौन सी संहिता कहते हैं? नेपोलियन की संहिता भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन थे, और देख लेते हैं। और आगे नहीं, ये लास्ट क्वेश्चन था। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमने देख लिए। ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न हमने देख लिए, बिल्कुल छोटे छोटे 2 नंबर के, और 2 नंबर के ही क्वेश्चन आएंगे तो ये फिर यहाँ से ऑब्जेक्टिव आएगा। आपको ज्यादा लोड लेने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ोगे? ऑब्जेक्टिव पढ़ोगे और क्वेश्चन आंसर मैं करवाऊंगा। और ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा, थोड़ा सा समय देना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव की सेपरेट ही वीडियो आएगी, चैप्टर वाइज आई है ऑब्जेक्टिव की सेपरेट वीडियो। यहाँ पर अभी क्वेश्चन की सेपरेट वीडियो आ रही है, और बोर्ड एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वीडियो डाली जा रही है। आईएमपी क्वेश्चन को डाला जा रहा है। हमें इस बार 95% तक जाना है। अगर ये तो सामाजिक ज्ञान सोशल साइंस का है। अगर आप मैथ की वीडियो देखना चाहते हो तो मालवा कोचिंग क्लासेस में ही मैथ की वीडियो भी डल रही है, और वो भी आईएमपी क्वेश्चनों की डल रही है। और डिटेल में हम चैप्टर वाइज बात करेंगे। किसमें? मैथ में। और अगर आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के बताते हो कि हमें भाई सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस में भी डिटेल में चाहिए, तो हम एनसीईआरटी का फिर क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। आप कमेंट्स में बता देना कि कैसा ये है क्वेश्चन, जो है क्वेश्चन वाली वीडियो अच्छी लग रही है, या फिर डिटेल वाली वीडियो लेके आए, एनसीईआरटी को रीड करेंगे। फिर हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।